चैप्टर 36 युवान हेल्प मी लाउडली क्राइंग। अब तक आपने पढ़ा। यश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और वो पूजा को देखते हुए जा रहा था और पूजा भी मुस्कुराते हुए यश को ही देख रही थी। यश पूजा को लेकर जैसे टेरेस पर पहुंचता है उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और शक्ल पर उसके 12 बज जाते हैं। पूजा भी सामने का नजारा देखकर जल्दी से यश से अपना हाथ छुड़ा लेती है। यश आंखें फाड़े सामने का नजारा देख रहा था फ्लश्ड। अब आगे युवान सामने अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा था, साथ ही उसके पीछे ही रघबीर जी, शरद जी और अंकुश जी भी थे। युवान यश को टेढ़ी स्माइल के साथ देख रहा था और रघबीर जी, शरद जी और अंकुश जी तीनों यश को घूर रहे थे। पूजा जल्दी से सबको गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। यश अपने डैड को देखकर अपना सलाइवा गटकते हुए कहता है, आप सब यहाँ क्यों, कैसे, कब आए? अंकुश जी यश को घूरते हुए कहते हैं, पहले तुम बताओ कि तुम इतनी रात गए पूजा को खींचकर यहाँ क्यों ला रहे थे? एक तो बेचारी सारा दिन हॉस्पिटल में काम कर रही थी, घर भी देर से आई है और तुम उसे खींचकर यहाँ क्यों ला रहे थे इतनी रात गए? खुद तो कुछ काम करना नहीं है और जो काम करके आया है उसे भी आराम नहीं करने देना है। यश जल्दी से कहता है, वो मैं पूजा को वॉक पर लाया था फ्रेश हवा खिलाने के लिए। युवान अपनी एक आईब्राउ रेज करते हुए कहता है, अच्छा। यश युवान को घूरता है तो युवान को यश की हालत देखकर हंसी आ जाती है जिसे वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। अब अंकुश जी यश की अच्छी खासी खतीरदारी करते हैं और फिर जाकर सोने के लिए कहते हैं। युवान खड़ा बस यश को डांट सुनते हुए देख रहा था और इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। करीब आधे घंटे लगातार अपने डैड से डांट सुनने के बाद यश को रिहा किया जाता है। यश युवान को खा जाने वाली नजरों से घूरता है पाउटिंग और वहां से चला जाता है। युवान रघबीर जी, शरद जी और अंकुश जी के साथ किसी सीरियस टॉपिक पर बात करने लगता है और लगभग आधी रात तक बातचीत करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। युवान अपने रूम में जाता है और अपना लैपटॉप टेबल पर रखने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है जहां उसे विद्या का खूबसूरत सा चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर युवान के चेहरे से सारी थकान गायब हो जाती है और वो विद्या के बगल में लेट जाता है और विद्या के चेहरे को देखते हुए ही सो जाता है। अगली सुबह विद्या उठती है और अपने सामने युवान को देखती है जो रात को देर से सोने की वजह से अभी भी सो ही रहा था। युवान के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और वो अभी बहुत क्यूट लग रहा था। विद्या युवान के बाल उसके माथे पर से हटाती है और युवान को कुछ देर निहारने के बाद बेड पर से उठ जाती है। विद्या फ्रेश होने के लिए जा ही रही थी तभी उसके दूर पर दस्तक होती है। विद्या जाकर दूर ओपन करती है तो सामने अमायरा खड़ी थी जिसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। अमायरा विद्या को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग अमू। अमायरा बैग को आगे करते हुए कहती है, नानी माँ ने आपके लिए भेजा है, उन्होंने आपको सद्वन बनने को कहा है। विद्या बैग लेकर कंफ्यूजन भरी निगाहों से अमायरा को देखते हुए कहती है, सद्वन ये क्या होता है? अमायरा कहती है, ओहो भाभी आपको नहीं पता है, शादी के बाद लड़कियां बनती नहीं हैं, वही। विद्या अमायरा को देखकर कहती है, सुहागन। अमायरा जल्दी से कहती है, हाँ वही वही। विद्या को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहती है, ठीक है मैं सुहागन की तरह ही बनकर आऊंगी, ठीक है। अमायरा चली जाती है तो विद्या भी रेडी होने के लिए चली जाती है। विद्या रेडी होकर नीचे चली जाती है। पूरे घर को सजाया जा रहा था और हर तरफ लोग बस काम करते हुए ही नजर आ रहे थे। विद्या किचन में चली जाती है जहां पर प्रसाद बन रहा था। विद्या कुमुदिनी जी को ढूंढते हुए बाहर चली जाती है। गार्डन में कुमुदिनी जी आम के पत्तों को एक सर्वेंट से तुड़वा रही थी। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग नानी माँ। कुमुदिनी जी भी मुस्कुराते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। विद्या थैंक्स कहती है और फिर कहती है, नानी माँ आपने बुलाया था। कुमुदिनी जी कहती है, हाँ बेटा वो आज घर में पूजा है ना, तो पूजा में तुम्हें और युवान को बैठना है तो तुम जाकर युवान को बता दो, और हाँ पूजा के लिए तुम्हें पानी कुएं से लाना होगा जो सामने ही है, तुम ले तो आओगी ना? विद्या कुमुदिनी जी को देखकर कहती है, नानी माँ आप फिक्र मत कीजिए मैं ले आऊंगी। कुमुदिनी जी मुस्कुराते हुए प्यार से विद्या के गाल पर हाथ रखती हैं। विद्या सबसे पहले युवान को उठाने जाती है। विद्या जैसे ही रूम का दूर खोलती है उससे बेड खाली नजर आता है तो विद्या बालकनी में चेक करती है लेकिन युवान वहां भी नहीं था, इसलिए विद्या युवान के लिए नोट लिखकर मिरर में चिपका देती है और नीचे चली जाती है। विद्या को एक छोटे से कलश में पानी लाना था तो वो एक मेड के साथ पानी लेने कुएं में चली जाती है। युवान शावर लेकर निकलता है तो मिरर में उसे नोट मिलता है जिसे पढ़कर युवान कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं देता है। थोड़ी देर में युवान भी रेडी होकर नीचे चला जाता है, तब तक विद्या भी पानी लेकर आ चुकी थी। युवान सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहा था और विद्या घर के दरवाजे से अंदर आ रही थी।
दोनों की नज़रें मिलती हैं और एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। युवान विद्या को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देख रहा था। विद्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही आज उसने अपनी साड़ी के पल्लू को अपने जुड़े में फंसा रखा था। सिर पर छोटी सी सुराही थी जिससे पानी छलकने की वजह से विद्या का चेहरा भीग गया था और उसका चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा था। विद्या की भी नज़रें युवान को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। युवान ने व्हाइट कलर का चिकनकारी कुर्ता पजामा पहना हुआ था जिसमें युवान बहुत हैंडसम, डिसेंट और ऑथेंटिक लग रहा था। युवान का हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। विद्या और युवान एक दूसरे की आंखों में ठहर से गए थे, तभी यश पीछे से आता है और तड़पती प्यासी आत्मा की तरह उसके अंदर बदले की आग उमड़ पड़ती है और यश थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, बस कर युवान, अब आंखों से ही उसे खा जाएगा क्या? तेरी ही बीवी है। यश ने इतनी जोर से कहा था कि वहां मौजूद सारे काम करने वाले लोग युवान और विद्या को देखने लगे थे। विद्या मंदिर की तरफ चली जाती है और युवान यश को घूरते हुए कहता है, आज तो तू गया। यश युवान की आंखों को देखकर उल्टे पांव भागते हुए कहता है, मैं भी सोच रहा था चला ही जाता हूँ। युवान यश के पीछे भागते हुए कहता है, डरपोक बुजदिल, भाग कहाँ रहा है, रुक। यश पागल थोड़ी ही था जो रुकता, वो भागते हुए घर से बाहर चला जाता है और युवान उसके पीछे ही बाहर चला जाता है। घर में अमायरा के रूम से हर्षित दौड़ते हुए बाहर आता है और पीछे पीछे अमायरा भी हर्षित को मारने के लिए आती है। हर्षित आगे भागने लगता है तो अमायरा सामने रखा वास फेंक कर मारती है, जिससे बचने के चक्कर में हर्षित सामने रखे झूमर के पीछे छुप जाता है। लकीली हर्षित बच जाता है, लेकिन झूमर एक साइड से टूट जाता है और उसके अंदर जल रही मोमबत्ती रस्सी के सामने हो जाती है। अमायरा गुस्से से पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है और हर्षित को किसी का कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। इतने में वहां झूमर लगाने वाला आता है और बिना ये देखे कि झूमर के ग्लासेस के बीच में रस्सी फंस गई है और मोमबत्ती के सामने आ गई है, वो झूमर लगवा देता है। थोड़ी देर सब लोग इकट्ठा होते हैं और पूजा के लिए बैठ जाते हैं। पंडित जी विद्या की मांग सुनी देखते हैं तो कहते हैं, सुहागन का यूं सुनी मांग रहना अशुभ माना जाता है। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान विद्या की मांग भर दे। युवान सिंदूर की डिब्बी उठाता है और विद्या की मांग भर देता है तो विद्या की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। अब दोनों मिलकर पूजा करते हैं और फिर थोड़ी देर में पूजा संपन्न हो जाती है। पंडित जी से कुमुदिनी जी पूछती हैं कि पंडित जी, हमारे घर के बच्चों के लिए सगाई का कोई शुभ मुहूर्त हो तो बता दीजिए। पंडित जी कहते हैं, जी दूल्हा दुल्हन जो है उनकी कुंडली एक बार देख लूं तो बताने में आसानी होगी। कुमुदिनी जी पूजा की कुंडली दे देती हैं तो यशिका जी भी यश की कुंडली दे देती हैं। पंडित जी के पास सब लोग बैठे हुए थे तो मेघ परेशान होते हुए विद्या के पास आती है और विद्या को किचन में आने को कहती है। विद्या मेघ को देखकर कहती है, क्या हुआ? मेघ किचन में दिखाते हुए कहती है, वो माँ, गलती से कुछ प्रसाद की कटोरियां मेरे हाथ से छूट गईं। सॉरी, मेरे जानबूझकर नहीं किया था। मेघ की आंखों में गिल्ट साफ नजर आ रहा था तो विद्या उसे शांत करते हुए कहती है, अच्छा अच्छा तुम रो नहीं, एक काम करो, ये सब साफ कर दो। मेघ कहती है, और प्रसाद वो सब में कैसे बांटेंगे? विद्या कुछ सोचते हुए कहती है, छोटी कटोरियां कहाँ हैं? उन छोटी कटोरियों को बाहर निकालो। विद्या अब प्रसाद को छोटी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा डालने लगती है, जिससे कम प्रसाद में ही सारी कटोरियां भर जाती हैं, जिसे देखकर मेघ कहती है, वाह माँ, आपने तो बिल्कुल अन्नपूर्णा का अवतार लेकर थोड़े प्रसाद को ही सब में बराबर बांट दिया। विद्या स्माइल करती है और फिर खुद ही प्रसाद लेकर बाहर चली जाती है। सबसे पहले वो डाइनिंग टेबल पर प्रसाद से भरी कटोरियों को रखती है और फिर वो बाकी प्रसाद को सर्वेंट में बांट देती है। इतने में पंडित जी भी एक अच्छा सा मुहूर्त बता देते हैं, जिससे सब लोग खुश थे और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। कुमुदिनी जी की नज़र युवान की खाली चेयर पर जाती है तो वो विद्या से कहती है, विद्या बेटा, युवान को बुला लो, सब साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए युवान को ढूंढने लगती है। विद्या को युवान कहीं नजर नहीं आता है तो वो युवान को ढूंढते हुए टेरेस में चली जाती है, लेकिन युवान पूरे घर में कहीं नहीं था। विद्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसे युवान घर के बाहर गार्डन में किसी से कॉल पर बात करते हुए नजर आता है। विद्या युवान को आवाज देने के चक्कर में आगे बढ़ती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों के पास ही नीचे जमीन पर गिर जाती है। विद्या को अपने पैर पर दर्द महसूस होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। आसपास कोई था भी नहीं विद्या की मदद करने वाला, क्योंकि सब लोग किचन साइड डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और युवान घर के बाहर था। विद्या को तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। विद्या नम आंखों से आसपास देखती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। विद्या जैसे ही ऊपर देखती है उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लाउडली क्राइंग, और हैरानी से उसकी आंखें फ्लश्ड फैल जाती हैं।
क्योंकि झूमर में लगी रस्सी में आग लग गई थी और झूमर बुरी तरह से झूल रही थी इधर से उधर। विद्या चीखना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन फिर उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी और दर्द की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लाउडली क्राइंग। अचानक झूमर की रस्सी जलते हुए टूट जाती है और झूमर विद्या के चैप्टर 37 पहचान क्या है तुम्हारी, अब तक आपने पढ़ा। विद्या चीखना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन फिर उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी और दर्द की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लाउडली क्राइंग। अचानक झूमर की रस्सी जलते हुए टूट जाती है और झूमर विद्या के ही गिरने लगता है। विद्या की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, युवान रस्ट फेस। अब आगे विद्या डर और दर्द से कांपने लगती है, लेकिन बहुत देर तक जब उसे अपने ऊपर झूमर गिरने के दर्द का एहसास नहीं होता है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। विद्या के ठीक सामने युवान अपने हाथों से झूमर को पकड़े खड़ा था और टूटी हुई कांच होने की वजह से युवान के हाथ से खून आ रहा था। विद्या ने इतनी जोर से युवान का नाम पुकारा था कि अब तक वहां सब लोग आ चुके थे और सामने का नजारा देखकर तो सबके होश ही उड़ गए थे। हर्षित और यश जल्दी से झूमर को संभालने में युवान की हेल्प करते हैं, तो युवान, यश और हर्षित झूमर को साइड में रख देते हैं। युवान जल्दी से दौड़कर विद्या के पास जाता है और विद्या को देखकर कहता है, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई ना? विद्या नम आंखों से नामे सिर हिलाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में चोट आ गई मेरी वजह से। युवान अपने हाथ को देखते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुमुदिनी जी जल्दी से कहती है, युवान तू विद्या को लेकर रूम में जा, मैं पूजा को बुलाती हूँ। युवान हाँ में सिर हिलाता है और फिर विद्या को अपनी बाहों में लेकर चला जाता है। युवान विद्या को बेड पर जैसे ही लेटाकर अलग होने लगता है, विद्या युवान के गले में अपनी बाहें डालकर कसकर गले लगा लेती है और सुबकते हुए कहती है, युवान मत जाओ मुझे छोड़कर। युवान विद्या के बगल में ही बैठते हुए कहता है, विद्या मैं यही हूँ तुम्हारे पास। विद्या युवान को देखते हुए कहती है, पता है एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी। युवान विद्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, शस कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। विद्या युवान के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, कभी मत जाना छोड़कर मुझे। युवान स्माइल करते हुए कहता है, नहीं जाऊंगा। युवान विद्या को चुप कराने लगता है, तभी उनके रूम के दूर पर नॉक होती है। युवान विद्या से अलग होता है और विद्या के आंसुओं को पोंछकर दूर को ओपन करता है। सामने यश, पूजा, अमायरा, हर्षित और कुमुदिनी जी खड़ी थी। युवान के दूर खोलते ही सब लोग तूफान की तरह युवान के रूम में घुस जाते हैं। युवान दूर पर ही खड़ा रह जाता है। सब लोग विद्या से उसका हाल पूछने लगते हैं। युवान अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है, नानी माँ भी बदल गई। हंस मग। पूजा विद्या के पैर पर स्प्रे लगा देती है और फिर युवान को देखकर कहती है, युवान तुम्हें भी चोट आई है ना, आओ मैं बैंडेज कर देती हूँ। युवान कहता है, बड़ी जल्दी याद आ गई। पूजा युवान के हाथ में डेटल डालते हुए कहती है, अगर तुम्हारी बीवी का इलाज पहले नहीं करती तो तुम ही कहते कि पहले विद्या को देख लो, और जब मैंने विद्या का इलाज खुद पहले किया तो तुम कह रही कि तुम्हें भूल गई, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हंसमक। युवान पूजा को घूरता है तो पूजा चुप हो जाती है। पूजा विद्या को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है तो सब लोग विद्या और युवान को छोड़कर चले जाते हैं। युवान भी विद्या को रूम में रेस्ट करने को बोलकर अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में चला जाता है। युवान अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में तो आ गया था, लेकिन उसका दायां हाथ बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। अब बाहुबली बनने के चक्कर में युवान ने झूमर तो पकड़ लिया था और कांच भी अपने हाथ में गड़ा लिया था, लेकिन झूमर तो झूमर है, कॉटन कैंडी तो है नहीं जो हल्की हो। इतना भरी झूमर पकड़ने की वजह से युवान का पूरा हाथ दर्द हो रहा था। युवान ये बात पूजा को बताता है तो पूजा उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और कुछ मेडिसिन भी खाने को देती है। युवान का हाथ इतना दर्द हो रहा था कि उससे अपना दायां हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो सो ही जाता है। यूं ही आज का दिन निकल जाता है और शाम को दोनों मियाँ बीवी की नींद खुलती है। विद्या को अब बेटर फील हो रहा था तो वो फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। युवान भी सबके पास चला जाता है। सब लोग सगाई की तैयारियों की बातें कर रहे थे। सगाई नेक्स्ट वीक थी, इसलिए सब लोग उसी की बातें कर रहे थे। अमायरा खुश होते हुए कहती है, पूजा दी आप अपनी सगाई पर उस गाने पर डांस करना, राजन ही राजन जी घर आए। हर्षित हंसते हुए कहता है, मोटी राजन जी नहीं साजन जी होता है। अमायरा मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, हाँ तो जो भी है वही वाला। डिनर का टाइम हो जाता है तो सब लोग डिनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। विद्या युवान का डिनर लेकर ऊपर चली जाती है। युवान बहुत मुश्किल से अपने लैपटॉप को चला पा रहा था तो विद्या ट्रे टेबल पर रखते हुए कहती है, डिनर कर लो, दवाई भी खानी है। युवान स्पून को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसकी नज़र अपनी पट्टी से बंधी हुई हाथ पर जाती है।
विद्या युवान को देखकर कहती है मैं आई। युवान हम कहता है तो विद्या युवान को खिलाने लगती है। युवान की नज़र एकटक विद्या पर अटक जाती है। थोड़ी देर में विद्या युवान को डिनर करा देती है और फिर वो नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद विद्या रूम में आती है और दोनों ही दवाई के असर से जल्दी ही सो जाते हैं। अगले दिन से घर में सगाई की तैयारियां चलने लगती हैं। कुमुदिनी जी ने ज्वेलर को बुलाया था। पूजा और यश अपनी सगाई की रिंग सिलेक्ट कर रहे थे। कुमुदिनी जी विद्या को भी अपने लिए रिंग देखने के लिए कहती है, लेकिन विद्या को ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए विद्या कुमुदिनी जी को रिंग के लिए मना कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। युवान को एक रूबी की रिंग बहुत पसंद आती है जिसे वो विद्या के लिए लेता है। युवान रूम में जाता है तो विद्या परेशान सी इधर से उधर घूम रही थी। युवान कहता है क्या हुआ, तुम टेंस लग रही हो। विद्या युवान को देखकर कहती है युवान वो मुझे जयपुर जाना होगा, ऑफिस से कॉल आया था कि मैंने जितने वर्क सबमिट किए हैं उसे कंप्लीट करके मैनेजर को देना होगा, वरना मेरी वर्क परफॉर्मेंस नीचे गिर जाएगी। युवान विद्या को रिलैक्स करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी कंपनी को मेल करो कि मैं अपने वर्क को कंपाइल करके मेल कर रही हूँ, क्योंकि मैं जयपुर नहीं आ सकती हूँ। विद्या कहती है लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करने से मुझे जॉब से निकाल दिया तो। युवान कहता है वो लोग तुम्हें 6 महीने से पहले जॉब से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम इंटर्नशिप के थ्रू उनसे जुड़ी हो, तो उन्हें कॉलेज अथॉरिटी को जवाब देना होगा और कुछ सालों के लिए वो कॉलेज में प्लेसमेंट ऑफर्स भी नहीं दे पाएंगे। विद्या युवान की बात सुनकर सुकून की सांस लेती है और युवान के बताए अनुसार ही वो मेल करती है। जयपुर _ अपने ऑफिस में बैठे यादविक के लैपटॉप पर एक मेल पॉपअप होता है तो वो उस मेल को ओपन करता है। ये मेल विद्या का ही था। यादविक गुस्से से सामने रखे पेपरवेट को वॉल पर दे मारता है और गुस्से से गुर्राते हुए कहता है युवान रायचंद, पाउटिंग अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, तुम्हारी बीवी को तो मैं तुमसे अलग करके रहूंगा। पुणे _ युवान और विद्या अपने अपने कामों में लगने की वजह से एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। यूं ही दिन बीत जाते हैं और सगाई का दिन आ जाता है। विद्या रेडी होकर रूम में आती है, तभी युवान भी रूम में एंटर करता है और सामने विद्या को देखकर युवान हो तो एक पल के लिए सांस लेना जी भूल गया था। फ्लश्ड। विद्या ने सगाई पार्टी के थीम के हिसाब से पीच कलर का गाउन पहना हुआ था और बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, जिससे ज्यादातर उसकी लंटे खुले हुए थे जो उसके चेहरे को चूम रहे थे। चेहरे पर लाइट मेकअप, कानों में गाउन के मैचिंग ईयरिंग, साथ ही हाथ में ब्रेसलेट। ओवरऑल विद्या युवान की धड़कनों को बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। विद्या युवान को स्माइल करते हुए देखती है तो युवान उसे क्लोजेट में वापस ले आता है और वही रिंग गिफ्ट करता है जो उसने विद्या के लिए खरीदा था। विद्या को ये रिंग बहुत पसंद आती है क्योंकि वो रिंग पतली सी थी जिसे विद्या डेली यूज कर सकती थी बिना किसी प्रॉब्लम के। थोड़ी देर में युवान भी रेडी होकर विद्या के साथ नीचे चला जाता है, जहां सबकी नज़र इन दोनों पर ही अटकी हुई थी। थोड़ी देर में यश और पूजा भी आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे और दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। इतने में घर में एंटर करते हैं एक कपल। औरत ने डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी, साथ में डिज़ाइनर बैग ले रखा था और चेहरे से ही घमंड साफ नजर आ रहा था। उनके साथ ही उनके हस्बैंड थे जिनके चेहरे पर भी गुरूर साफ झलक रहा था। अमायरा उन दोनों को देखते ही कहती है डायन की मम्मा। विद्या जो अमायरा के पास ही खड़ी थी वो अमायरा को देखकर कहती है अम्मू ऐसे नहीं कहते हैं, वो बड़ी है आपसे। अमायरा कहती है भाभी आपको नहीं पता डायन, जिस तरह है ना उसी तरह ये भी है, उनसे भी ज़्यादा एरोगेंट हैं। देखना अभी आते ही नानी माँ के घुटनों तक ही झुकेगी और फेक स्माइल देते हुए कहेगी कैसी है आप बुआ जी। विद्या सामने देखती है दिया की मम्मा जिनका नाम रिया गोयनका है, वो कुमुदिनी जी के घुटनों तक ही झुकते हुए कहती है कि कैसी है आप बुआ जी। कुमुदिनी जी रिया जी को आशीर्वाद देते हुए कहती है खुश रहो, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अमायरा विद्या को देखकर कहती है देखना भाभी अभी बिना पूछे ये बताएगी कि अब आपको क्या बताऊं बुआ जी, ये मेरा डिज़ाइनर बैग, इसे खरीदने के चक्कर में मुझे लंदन के हर रॉयल शॉप के चक्कर लगाने पड़े, ब्ला ब्ला ब्ला। विद्या सामने देखती है रिया जी बिल्कुल वैसे ही कहती है। अमायरा कहती है आपको पता है भाभी ये शुरू से ऐसी ही हैं, हर चीज़ में ब्रांड क्लास यही करती हैं, आप इनसे दूर ही रहना। विद्या स्माइल करते हुए कहती है हाँ मेरी माँ दूर रहूंगी। इतने में दिया दौड़ते हुए आती है और रिया जी के गले लगते हुए कहती है मम्मा आप कब आई, मैंने आपको बहुत मिस किया। रिया जी मुस्कुराते हुए कहती है मैंने भी ज़रा साइड में आना। रिया जी दिया को कोने में ले जाकर कहती है देख तो पूजा तेरी बुआ की ही बेटी है, लेकिन कैसे उसने रघुवंशी खानदान के बेटे से शादी कर रही है और एक तू है कि तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। दिया कहती है मॉम प्लीज़। रिया जी कहती है मॉम प्लीज़ क्या, हाँ एक काम तो तुझसे हुआ नहीं, युवान को अपना बना लेती तो रायचंद एम्पायर में राज करती। राज। दिया कहती है मॉम आपको कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा भी है क्या?
हमेशा आप मुझे यही कहती आई हैं जिसकी वजह से पिछले 8 साल से मैं युवान के पीछे पड़ी थी, लेकिन बस अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, तो प्लीज़ युवान की बात मत करना। रिया जी कहती है तुझे तो हमेशा मेरी बात गलत ही लगती है, वैसे ये युवान की दूसरी बीवी है कौन? दिखा तो ज़रा मुझे। दिया आसपास देखती है और सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो देखिए पीच कलर गाउन पहने जो खड़ी है ना, वही है विद्या, युवान की बीवी। रिया जी विद्या को देखती है और उसकी तरफ बढ़ जाती है। रिया जी विद्या को सामने से देखती है तो कहती है ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है, ये चेहरा मैंने कहाँ देखा है। रिया जी विद्या का चेहरा अपनी तरफ करते हुए गौर से देखने लगती है। विद्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रिया जी यूं सवालिया नजरों से उसे क्यों देख रही हैं। रिया जी विद्या का हाथ पकड़कर कहती है तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, किस खानदान से बिलोंग करती हो, नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारी पहचान क्या है, बोलो चुप क्यों हो। विद्या रिया जी को देखकर कहती है मेरा नाम विद्या है। रिया जी कहती है सरनेम क्या लगाती हो, बाप का नाम क्या है, पहचान क्या है तुम्हारी, क्या तुम लंदन में रहती थी, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, बोलो पहचान क्या है तुम्हारी। चैप्टर 38 आई एम प्रेग्नेंट। अब तक आपने पढ़ा। रिया जी विद्या का चेहरा अपनी तरफ करते हुए गौर से देखने लगती है। विद्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रिया जी यूं सवालिया नजरों से उसे क्यों देख रही हैं। रिया जी विद्या का हाथ पकड़कर कहती है तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, किस खानदान से बिलोंग करती हो, नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारी पहचान क्या है, बोलो चुप क्यों हो। विद्या रिया जी को देखकर कहती है मेरा नाम विद्या है। रिया जी कहती है सरनेम क्या लगाती हो, बाप का नाम क्या है, पहचान क्या है तुम्हारी। अब आगे। रिया जी के सारे सवाल सुनकर विद्या हड़बड़ा जाती है, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है और उसकी कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है मिसेस युवान रायचंद है ये। आई होप इतनी पहचान काफ़ी होगी विद्या को जाने के लिए मिसेस गोयन का आपको। रिया जी युवान को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है अरे बेटा तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। युवान कहता है पूछना हो गया। रिया जी हाँ में सिर हिलाती है तो युवान कहता है तो जाकर पार्टी एंजॉय कीजिए। रिया जी जाते हुए बड़बड़ाती है ये चेहरा मैंने कहाँ देखा है, याद क्यों नहीं आ रहा है। दिया का मूड ऑफ हो चुका था अपनी मॉम की बातें सुनकर, तो वो अपने रूम की तरफ चली जाती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर रूम में खींच लेता है। दिया दूर से लगी हुई थी और सामने अबीर स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। अबीर दिया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है क्या हुआ माय ब्यूटीफुल गर्ल, गुस्से में लाल क्यों हो रही हो। दिया अबीर के सीने से लगते हुए कहती है अबीर कोई मुझे नहीं समझता है, मॉम को बस अपने लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून दामाद चाहिए, चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे। अबीर दिया के बालों को सहलाते हुए कहता है और तुम क्या चाहती हो। दिया अबीर से अलग होती है और अबीर के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेकर काटते हुए कहती है आई होप समझ गए होगे। दिया ने इतना जल्दी ये सब किया था कि अबीर तो बस देखता ही रह गया था। अबीर को जब दर्द का एहसास होता है तो वो दिया को घूरते हुए कहता है हम समझ तो मैं गया हूँ और इस जंगली बिल्ली को हमेशा अपने पास रखने के लिए तैयार भी हूँ। दिया अबीर के सीने से लग जाती है और 2 बूंद आंसू उसके आंखों से छलक जाते हैं। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होती है, उसके बाद सब लोग डिनर करके सोने चले जाते हैं। लेकिन यश पूजा को लेकर टेरेस पर चला जाता है, लेकिन इस बार उसने चेक कर लिया था कि कोई टेरेस पर है तो नहीं। दुर्घटना से देर भली टीयर्स ऑफ जॉय। यश और पूजा दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं तो यश पूजा के हाथ में अपने नाम की रिंग देखकर स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। पूजा नींद से बोझिल पलकों को बड़ी मुश्किल से झपकाते हुए कहती है हम। यश स्माइल करते हुए पूजा के हाथ पर किस करते हुए कहता है पूजा आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारे इतने सालों के प्यार को नाम मिल गया है। 1 महीने बाद हम एक दूसरे के हो जाएंगे, फिर हमारी भी एक छोटी सी दुनिया होगी। यश की नज़र पूजा पर जाती है जो उसके कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो चुकी थी। यश पूजा को हिलाते हुए कहता है यार पूजा मैं यहाँ हमारे फ्यूचर के बारे में रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि सो रही हो। पूजा यश के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है अब मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही है तो, और वैसे भी तुम्हारे रोमांस की टाइमिंग हमेशा गलत ही होती है। यश चौंकते हुए कहता है व्हाट फियरफुल फेस, मेरे रोमांस की टाइमिंग गलत होती। अफसोस यश के सवाल का जवाब देने से पहले ही पूजा सो चुकी थी। यश चांद को घूरते हुए कहता है बस मेरी ही लाइफ में ये लिखा था, बाकियों की तो बहुत अच्छी लिखी है हंसमक। मेरी लव ऑफ लाइफ को मुझसे ज़्यादा अपनी नींद प्यारी है। यश बेचारा क्या ही करता, वो भी पूजा को अपनी बाहों के घेरे में लिए हुए वही पूजा के चेहरे को निहारने लगता है और देर रात उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह
पूजा की नींद खुलती है तो वो अपने सामने यश को देखती है और कल रात की बातों को याद करके मुस्कुराने लगती है। पूजा यश के चेहरे को अपने हाथों से छूने लगती है और प्यार से यश के माथे पर किस कर लेती है। यश की नींद खुल जाती है और वो पूजा को घूरते हुए कहता है, मेरे सोने का फायदा उठा रही हो। पूजा यश को घूरते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। यश पूजा को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, मैं तो बस क्या। पूजा और यश इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। पूजा थोड़ा आगे बढ़कर यश के होठों को अपने होठों से छूते हुए कहती है, मैं तो बस अपने वुड बी हस्बैंड को किस कर रही थी। विंकिंग फेस। पूजा के किस से यश तो फ्रिज ही हो गया था और इसी बात का फायदा उठाकर पूजा यश को धक्का देकर चली जाती है। यश अपने होंठ को छूता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये 1 महीने कैसे गुजरेंगे। स्माइलिंग फेस। थोड़ी देर में सब लोग डिनिंग टेबल पर बैठे हुए नजर आते हैं। कुमुदिनी जी अपने भैया भाभी अंकुश जी और यशिका जी से बातें कर रही थी, जिसमें रिया जी भी अपने ब्रांड की मोतियों की माला जप रही थी। दीप जी अलग रघबीर जी से बिजनेस की बातें कर रहे थे। विद्या, अमायरा, यश, पूजा, हर्षित सब आपस में बातें कर रहे थे शादी की। दिया और अबीर अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। इतने में यशिका जी कहती है, अब हमें इजाजत दीजिए, शादी की तैयारियों के लिए बेंगलोर वापस जाना होगा। कुमुदिनी जी कहती है, आपको जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन शादी की तैयारियों के लिए आपका जाना जरूरी है। अंकुश जी कहते हैं, आंटी जी जाएंगे तभी तो अपनी प्यारी सी बेटी को लेने जल्दी आएंगे। कुमुदिनी जी और शरद जी हामी भरते हैं तो यश कहता है, मॉम अभी जाना जरूरी है, शाम को जाते तो आज मैं और पूजा अपने वेडिंग ड्रेस के लिए डिजाइनर से बात कर लेते और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। अंकुश जी यश को घूरते हैं तो यशिका जी कहती हैं, ठीक है तो तुम शाम को जाना, हम अभी चले जाते हैं। यश हाँ में सिर हिला देता है और सब लोग यशिका जी और अंकुश जी को अलविदा कहने बाहर चले जाते हैं। इतने में युवान तेजी से घर से बाहर आता है और अपनी कार की तरफ जाने लगता है तो कुमुदिनी जी कहती है, युवान। युवान के बढ़ते कदम थम जाते हैं और वो कुमुदिनी जी को सवालिया निगाहों से देखने लगता है। कुमुदिनी जी कहती है, यश और पूजा अपनी शादी की ड्रेस की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी विद्या के साथ चले जाओ। युवान कुमुदिनी जी को देखकर कहता है, नानी माँ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकता। कुमुदिनी जी युवान का हाथ पकड़कर कहती है, एक बार विद्या के बारे में भी तो सोचो, तुम दोनों की शादी को 2 महीने हो गए हैं और तुम उसे एक बार भी बाहर घुमाने लेकर नहीं गए। युवान गहरी सांस लेता है और विद्या को देखकर कहता है, तुम शॉपिंग पर अमायरा को लेकर चली जाओ, मैं शाम को तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर हम डिनर पर चलेंगे। युवान कुमुदिनी जी को देखकर कहता है, अब ठीक है। कुमुदिनी जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। युवान चला जाता है तो बाकी सब भी रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। यश और पूजा एक का में थे और दूसरे का अमायरा और विद्या। मॉल पहुंचने के बाद पार्किंग एरिया में विद्या को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर विद्या खुश हो जाती है और अमायरा को देखकर कहती है, अमू तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। अमायरा कहती है, लेकिन भाभी आप जा कहाँ रही हो। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ, तुम जाओ मैं जल्दी आ जाऊंगी। अमायरा जाते हुए कहती है, जल्दी आना। विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है और पीछे से एक लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, वाय रावत। वो लड़का पलटता है तो विद्या स्माइल करते हुए कहती है, कैसे हो। वाय रावत अपना कॉल कट करते हुए कहता है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, हाँ शॉपिंग करने आई हूँ और एक गुड न्यूज़ है। वाय रावत भी स्माइल करते हुए कहता है, गुड न्यूज़ क्या। विद्या चाहते हुए कहती है, मेरी जॉब लग गई है। वाय रावत भी खुश होते हुए कहता है, कॉन्ग्रेट्स, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी क्यूटू इतनी बड़ी हो गई है कि वो जॉब करने लगी है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। विद्या स्माइल करते हुए थैंक्स कहती है तो वाय रावत नाराजगी जताते हुए कहता है, लेकिन ये तो गलत बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी बिना मिठाई की कौन सुनाता है। विद्या अपने बैग से चॉकलेट निकालते हुए कहती है, मुझे पता ही था कि तुम मीठा कराने को कहोगे, इसलिए मैं ये चॉकलेट लेकर घूम रही थी। वाय रावत स्माइल करते हुए चॉकलेट ले लेता है तो विद्या कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बहुत जिंदगी की परेशानियों से लड़ना सिखाया है। वाय रावत विद्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, इट्स माय प्लेजर। स्माइल। विद्या का फोन बजने लगता है तो विद्या फोन चेक करती है, उसके फोन में इकलौती नन फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर विद्या वाय रावत को बाय बोलते हुए कहती है, मुझे जाना होगा, बाय। वाय रावत भी स्माइल करते हुए बाय बोलता है और चॉकलेट को देखते हुए अपनी कार की तरफ जाने को मुड़ता है तो एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। वाय रावत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और जब वो सामने देखता है तो शिल्पी गुस्से से लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी।
वाई रावत कुछ कहता उससे पहले शिल्पी वाई रावत का कॉलर पकड़कर कहती है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा है। अरे मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके क्या ही मिल जाता है तुम्हें। पाउटिंग। वाई रावत एक टक बस शिल्पी को ही देख रहा था और शिल्पी गुस्से में वाई रावत को बस सुनाए जा रही थी। शिल्पी गुस्से से लाल आंखों से एक और थप्पड़ वाई रावत के गाल पर जड़ देती है और वहां से जाने को जैसे ही मुड़ती है वो लड़खड़ा जाती है और गिरने लगती है तो वाई रावत उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, लेकिन शिल्पी उसकी बाहों में ही झूल जाती है। वाई रावत शिल्पी के गाल थपथपाते हुए कहता है, हे उठो। वाई रावत जल्दी से शिल्पी को अपने काम में बैठाता है और पानी उसके चेहरे पर छिड़कता है, लेकिन वाई रावत की लाख कोशिशों के बावजूद शिल्पी को होश नहीं आता है। वाई रावत जल्दी से काम में बैठता है और शिल्पी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में शिल्पी को चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि बहुत दिनों से इन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया है, अगर ऐसा ही रहा था माँ और बच्चे दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है। वाई रावत चौंकते हुए कहता है, बच्चा? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बच्चा, शी इज प्रेग्नेंट। वाई रावत आगे कुछ नहीं कहता है तो डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं, ये दवाइयाँ जाकर ले आइए। वाई रावत प्रिस्क्रिप्शन लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में शिल्पी को होश आता है तो नर्स उसके पास ही थी। शिल्पी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और आसपास देखते हुए झट से बेड से उठकर बैठकर जाती है तो उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है क्योंकि उसे ड्रिप लगी हुई थी। नर्स शिल्पी को डांटते हुए कहती है, ओह बाई जरा धीरे। शिल्पी नर्स को देखकर कहती है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? नर्स मेडिसिन निकालते हुए कहती है, तेरा नवरा। नर्स कहती है, मंजे तेरा पति। अब ज्यादा सवाल नहीं करने का, ये दवाई खा। शिल्पी तुरंत मना करते हुए कहती है, मुझे दवाई नहीं खानी है। नर्स शिल्पी को घूरते हुए कहती है, ए बाई तुम ही एकट्याच जीवन नाही, तुमच्या आत वाढणाऱ्या मुलाचाही विचार करा। तू कोणत्या प्रकारची आई आहेस? शिल्पी नर्स को देखकर कहती है, आप प्लीज हिंदी में बात कर सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नर्स झुंझलाते हुए कहती है, हिंदी कसे महानायचे। नर्स की नज़र बाहर दूसरी नर्स पर जाती है तो वो उसे पकड़कर लाकर मराठी में ही कुछ कहती है तो शिल्पी कहती है, क्या रही है ये? दूसरी नर्स शिल्पी को देखकर कहती है, तू अकेली जान नहीं है, तेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में भी सोच। शिल्पी चौंकते हुए कहती है, बच्चा? फेयरफुल फेस। नर्स कहती है, हाँ बच्चा, कितनी भाग्यशाली है तू कि तेरी भगवान ने इतनी जल्दी गोद भर दी, वरना तो भगवान हम जैसे लोगों की जिंदगी भर गोद सूनी ही रखता है। शिल्पी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, बच्चा, मेरा बच्चा। शिल्पी को अचानक कुछ याद आता है और वो नर्स से पूछती है, जो मुझे लेकर आया था वो कहाँ है? नर्स कहती है, पता नहीं डॉक्टर साहब उसे दवाई लाने को बोले थे, लेकिन जितना वक्त वो लग रहा है वो दवाई बनाने लग गया है। शिल्पी की नज़र टेबल के पास गिरे एक कार्ड पर जाती है जहां यमल रावत लिखा हुआ था। शिल्पी नर्स से कार्ड उठाने को कहती है और नर्स से ही फोन मानकर यमल को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। करीब आधे घंटे में यमल शिल्पी के वार्ड में एंटर करता है और एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है उस रात के बाद मेरी याद आ रही थी इसलिए मुझे बुला लिया, लेकिन हॉस्पिटल क्यों बुलाया बेबी गर्ल? शिल्पी यमल को देखकर कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। यमल चौंकते हुए कहता है, व्हाट फियरफुल फेस, क्या कहा तुमने? शिल्पी यमल को देखकर कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। यमल गुस्से से शिल्पी को घूरते हुए कहता है, क्यों? आई मीन ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, तुम अबॉर्शन करवा लो या फिर जहर खा लो, लेकिन आइंदा मेरे सामने मत आना। शिल्पी अपने बेड से उतरकर गुस्से से लाल आंखों से यमल को घूरते हुए कहती है, क्या कहा तुमने कि मैं जहर खा लूं? घटिया इंसान, इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बावजूद जब तुमने जहर नहीं खाए है तो मैं क्यों खाऊं? हम मुझे लगा था कि जितना हक मेरा इस बच्चे पर बनता है उतना तुम्हारा भी बनता है, लेकिन मैं गलत थी। ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मैं इस बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। मुझे तुम जैसे नामर्द की जरूरत नहीं जो कमजोर लड़कियों पर अपना जोर चलाता है। यमल गुस्से से आज बबूला होते हुए कहता है, हाउ डरे यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नामर्द कहने की? अब मैं बताता हूँ तुम्हें मर्द क्या होता है। शिल्पी यमल की आंखों में बेइंतहा गुस्सा देखकर दूर की तरफ भागती है, लेकिन यमल उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ धक्का देता है जिससे शिल्पी का सिर बेड के सिरहाने टेबल से टकराता है और खून आने लगता है। यमल गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया था। वो आसपास देखता है तो उसकी नज़र सर्जिकल नाइफ पर जाती है जिसे लेकर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तुमने मुझे ना मर्द कहा ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मुझे ना इस बच्चे की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी, इसलिए आज मैं दोनों का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। शिल्पी दर्द से कराहते हुए कहती है, नो प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, प्लीज कोई बचाओ। वाई रावत डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला है, इसलिए चुपचाप मेरे हाथों मर जाओ।
शिल्पी अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज कोई मेरे बच्चे को बचा लो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैप्टर 39 अनजान शख्स। अब तक आपने पढ़ा। शिल्पी दर्द से कराहते हुए कहती है, नो प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, प्लीज कोई बचाओ। वाई रावत डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला है, इसलिए चुपचाप मेरे हाथों मर जाओ। शिल्पी अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज कोई मेरे बच्चे को बचा लो। अब आगे। शिल्पी आंखें बंद करके अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी, तभी उसकी कानों में धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने ही यमाल गिरा हुआ था और एक ब्लैक हुडी मास्क पहने लड़का अपने हाथ में रोड लिए खड़ा था। शिल्पी दर्द से कराहते हुए कहती है, प्लीज हेल्प मी, लाउडली क्राइंग। वो ब्लैक हुडी वाला बंदा दौड़कर शिल्पी के पास आता है और शिल्पी को देखकर कहता है, तुम ठीक कहीं लगी तो नहीं। उसने इतना ही कहा था कि उसकी नज़र शिल्पी की सिर के चोट पर जाती है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है, ओ माय गॉड कितनी चोट आई है, जल्दी चलो डॉक्टर के पास। शिल्पी उस लड़के के केयरिंग बिहेवियर को देखकर सोच में पड़ जाती है, ये अनजान इंसान मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। शिल्पी से उठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो हड्डी वाला लड़का शिल्पी को अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर के कैबिन में लेकर चला जाता है और डॉक्टर को जल्दी से शिल्पी को चेक करने को कहता है। डॉक्टर शिल्पी के सिर पर पट्टी बांध देते हैं और सावधानी बरतने को कहते हैं। वो हुडी वाला लड़का शिल्पी के सारे बिल पे करता है और उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। शिल्पी के मन में ढेर सारे सवाल थे जिसे वो उस हुडी पहने लड़के से पूछना चाह रही थी, तभी का रुकती है और वो हुडी पहने लड़का शिल्पी की साइड का गेट खोलते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तुम अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। ये दुनिया क्या कहती है क्या सोचती उसके बारे में मत सोचना, जो तुम्हारा दिल कहता है वही करना। टेक केयर, अपने बेबी का बहुत ख्याल रखना। शिल्पी धीरे से कहती है, थैंक यू मेरे बेबी को बचाने के लिए, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। वो हुडी वाला लड़का बस हम कहकर चला जाता है। मॉल। अमायरा सोफे पर पसरते हुए कहती है, ओ गॉश मैं तो थक गई, इतने भारी भारी लहंगे बनाते क्यों हैं। विद्या और पूजा अमायरा को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, ओ। विद्या अमायरा को देखकर अमायरा की एक्टिंग करते हुए कहती है, भाभी मैं ना हर फंक्शन के लिए लहंगा ही बनवा लेती हूँ। पूजा भी अमायरा की एक्टिंग करते हुए कहती है, पूजा दी मुझे लहंगे बहुत पसंद हैं, मैं तो लहंगा पहनकर डांस भी कर सकती हूँ। अब पूजा और विद्या हाई फाई देते हुए हंसने ग्रिन लगते हैं तो अमायरा दोनों को घूरते हुए कहती है, आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ा लीजिए, मेरा भी टाइम आएगा। इतने में यश स्मूदी लेकर आता है और अमायरा को देते हुए कहता है, हियर इट इज़ माय क्यूट लिटिल प्रिंसेस। अमायरा खुश होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच यश भाई, अभी मुझे इसी की ज़रूरत थी, वरना कुछ लोग तो बस मजाक उड़ाना जानते हैं। हंसमक। अमायरा की बात सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और शाम को युवान मॉल पहुंच जाता है अपनी प्यारी बीवी को डिनर पर ले जाने के लिए। अब डिनर पर जब युवान अपनी बीवी को लेकर जा ही रहा है तो यश क्यों पीछे रहे भला, इसलिए वो भी पूजा को लेकर जा रहा था। अब जब सब जा ही रहे हैं तो विद्या ने सोचा कि अमायरा क्यों अकेले घर जाए, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं। दोनों लड़कियां रेडी हो रही थी अपने अपने डिनर डेट के लिए और युवान, यश और अमायरा तीनों सोफे पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। अमायरा एक लहंगे को देखकर कहती है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है। यश पूछता है, कौन सी बात। अमायरा कहती है, लड़कों ने तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जीन्स शर्ट ले लिया, लेकिन हम मासूम सी लड़कियों को अभी भी ये भारी भरकम लहंगा और मुसीबत की तरह लिपटी साड़ी क्यों पहननी पड़ती है। युवान कहता है, किसने कहा है कि तुम्हें ये पहनने के लिए तुम्हारा जो मन करता है तुम वो पहन सकती हो। अमायरा कहती है, हाँ मैं तो पहन सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात थोड़ी ही कर रही हूँ, मैं तो उन टिपिकल इंडियन डॉटर इन लॉ की बात कर रही हूँ, जैसे कि भाभी और दी, वो दोनों भी तो साड़ी पहन रही है ना। यश कहता है, अमू अभी तुम नहीं समझोगी, जब तुम्हारी लाइफ में कोई समवन स्पेशल आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि साड़ी सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, फीलिंग्स होती है। अमायरा को यश की कोई भी बात समझ नहीं आती है तो वो इंस्टाग्राम खोलकर रील्स देखने लगती है। इतने में पूजा आती है, जिसे देखकर यश की तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि पूजा ने वाइन कलर की सैटन सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, खुले बाल, बाएं हाथ में चूड़ियां, कानों में ईयररिंग्स और चेहरे पर मेकअप यश के होश उड़ाने के लिए काफी थे। स्माइलिंग फेस। पूजा यश को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, चले या फिर यूं ही ताड़ते रहोगे। यश अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ड्राइव हम कैसे करेंगे। अमायरा खुश होते हुए कहती है, भाई ये कौन सा गाना है। यश कहता है, ये मेरा गाना जिसे मैंने बिल्कुल अभी अभी अपनी प्यारी बीवी के लिए बनाया। अमायरा यश और पूजा को देखकर कहती है, आप दोनों को देखकर अभी मुझे वो याद आ रहा है।
यश और पूजा एक साथ कहते हैं क्या। अमायरा पूजा को देखकर आई विंकिंग फेस करते हुए कहती है हम हा। अमायरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही पूजा अमायरा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है बस आगे कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। अमायरा अपने मुंह से पूजा का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी तो पूजा कहती है यश डिनर के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें बेंगलोर भी तो जाना है न, लेट हो जाएगा। चलो। अमायरा कहती है मैं भी जाऊंगी। पूजा अमायरा को आंख दिखाते हुए कहती है नहीं, तुम युवान और विद्या के साथ आना वरना पता नहीं तुम क्या क्या बोल दोगी, हिंदी तो आती नहीं है और उर्दू की शायरी बोलने चली है। पूजा यश को लेकर चली जाती है तो अमायरा कहती है शायरी ही तो बोलना चाह रही थी। हंस स्मर्क। अमायरा युवान को देखती है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी विद्या आती है जिसे देखकर अमायरा कहती है वाओ फ्लश्ड भाभी, लुकिंग गॉर्जियस स्माइलिंग फेस। विद्या थैंक्स कहती है, तभी युवान भी विद्या की तरफ पलटता है और विद्या को देखने लगता है। विद्या ने डार्क ब्लैकिश ग्रीन कलर की सैटिन सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, साथ में हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहनी हुई थी और युवान की दी हुई रिंग, गले में छोटू सा पेंडेंट, कानों में मैचिंग इयरिंग्स, चेहरे पर मेकअप, जिससे विद्या और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। युवान विद्या को एकटक देख रहा था और विद्या भी युवान को देखने लगती है तो अमायरा दोनों की फोटो खींच लेती है। क्लिक की आवाज आती है तो युवान अपने ख्यालों से बाहर आता है और जल्दी से कहता है चलें। विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए हाँ कहती है तो युवान के साथ विद्या और अमायरा जाने लगते हैं। युवान ड्राइविंग सीट पर बैठता है और उसके बगल में विद्या और पीछे अमायरा। ट्रैफिक जम में युवान का रोकता है तो अमायरा चहकते हुए कहती है मुझे एक बात कहनी है आप दोनों से। युवान और विद्या एक साथ कहते हैं हम कहो। अमायरा कहती है इग्नोर माय पुअर हिंदी फीलिंग्स को पकड़ना विस्मयादिबोधक चिन्ह। अमायरा अपने फोन में देखते हुए कहती है तुम्हारे इश्क में हो गए यूं गम हम कि दिल पर जोर नहीं चलता खुद का, मजनू हो गए तेरे इश्क में, दीवाने हो गए तेरे प्यार में। मेरे दिल की धड़कन कैसे इश्क में खो गए, दिल की ताकत नहीं तेरे इश्क में मनहूस मशरूफ हो गए हम, है गुजारिश बस इतनी की बन जाओ तुम मेरे दिल की मांगनिका तारांकन मल्लिका। विद्या अमायरा को देखकर कहती है अमू ये कहाँ देखा है तुमने, ऐसे नहीं बोलते हैं। अमायरा और युवान विद्या को देखकर कहते हैं क्या मतलब। विद्या कहती है मांगनिका तारांकन नहीं कहते हैं, इसका मतलब कुछ और होता है, अगली बार इसे ऐसे नहीं बोलना हम। अमायरा विद्या से पूछती है इसका मतलब क्या होता है भाभी। युवान भी विद्या को ही देख रहा था, वो भी इस वर्ड का मतलब जानना चाहता था। विद्या युवान को देखती है और फिर अमायरा को देखकर कहती है बाद में बताऊंगी हम, बस अगली बार मत बोलना। अमायरा तो मान जाती है लेकिन युवान की नज़र विद्या को ही घूर रही थी और युवान की नज़रों की तपिश महसूस करके विद्या खिड़की के बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में वो सब होटल पहुंचते हैं जिसके सामने बहुत खूबसूरत वैली थी। युवान कार को पार्क करने के लिए चला जाता है तो अमायरा विद्या को देखकर कहती है भाभी अब तो बता दो कि तारांकन मांगनिका तारांकन का मतलब क्या होता है। विद्या आसपास देखते हुए कहती है अमू इसका मतलब होता है शादी पहले लड़की की फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस, समझी अभी तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, बस अगली बार अपने भैया या किसी भी लड़के के सामने ये मत कहना। अमायरा हाँ में सिर हिला देती है लेकिन उसे कुछ समझ में अभी भी नहीं आया था। युवान आता है तो सब होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल बहुत खूबसूरत था। तीनों होटल के रूफटॉप पर चले जाते हैं जहाँ पहले से ही यश और पूजा थे। अमायरा सामने वैली देखकर चहकते हुए कहती है वाओ फ्लश्ड कितना ब्यूटीफुल है। सब अमायरा को देखकर स्माइल करने लगते हैं तो युवान धीरे से विद्या से पूछता है वैसे तारांकन मांगनिका तारांकन मतलब क्या होता है। विद्या युवान के मुंह से वही वर्ड सुनकर चौंक जाती है। पूजा विद्या को आंखों ही आंखों में पूछती है क्या हुआ। विद्या बेचारा सा फेस बनाकर अमायरा की तरफ इशारा करती है तो पूजा समझ जाती है जरूर अमायरा ने ही कुछ कांड किया होगा। युवान विद्या से फिर से सवाल करता है तो पूजा विद्या को आवाज लगाते हुए कहती है विद्या जरा यहाँ आना। विद्या युवान को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है वो पूजा बुला रही है। विद्या जल्दी से पूजा के पास चली जाती है तो पूजा पूछती है क्या हुआ, अमायरा ने क्या किया। विद्या पूजा को सब बता देती है तो पूजा कहती है अब ये लड़की भी ना यश और मेरे सामने ही बोलने वाली थी इसलिए मना किया था लेकिन ये माने तब ना। विद्या पूजा को देखकर कहती है युवान मुझसे सवाल कर रहा है अब मैं उसे क्या हुआ बताऊं। पूजा आई विंकिंग फेस करते हुए कहती है तो बता दो, युवान तुम्हारी विश भी पूरी कर देगा। विद्या पूजा को देखकर कहती है पूजा तुम भी शुरू हो गई। पूजा हंसते हुए कहती है मजाक कर रही हूँ, चलो डिनर करते हैं। सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं तो एक वेटर आता है और हर तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए देखने लगता है। युवान उसे घूरता है तो वो खाना सर्व करके चला जाता है।
वेटर जल्दी से जाकर वॉशरूम में अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करते हुए कहता है, बॉस युवान रायचंद होटल में डिनर करने आया है। हाँ, उसके साथ 2 लड़कियां आई हैं, लेकिन एक तो आपने जिसकी फ़ोटो भेजी थी वही है मायरा मल्होत्रा और एक दूसरी लड़की है, पता नहीं ये कौन है। सामने से आवाज़ आती है, सीसीटीवी फुटेज भेजो मुझे। वो वेटर जल्दी से होटल के कंट्रोल रूम में जाता है और सीसीटीवी फुटेज को इस बॉस के नंबर पर भेज देता है। सामने से एक आवाज़ आती है, गुड जॉब, आखिरकार किंग की क्वीन मिल ही गई। जितने पैसे चाहिए मैनेजर से ले लेना, फिलहाल पुणे छोड़ दो वरना युवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वेटर जल्दी से अपना बैग लेता है और तेजी से होटल के बाहर जाने लगता है। तभी युवान उसके सामने आते हुए कहता है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, अपनी ईमानदारी का इनाम तो ले लो। वेटर युवान को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है तो युवान वेटर का हाथ पकड़कर मरोड़कर उसकी पीठ से सटाते हुए कहता है, किसने भेजा है तुम्हें। वो वेटर अपना मुंह नहीं खोलता है तो युवान स्मर्क करते हुए कहता है, यू नो व्हाट, आई जस्ट हेट इट टू एक्ट लाइक ट्रस्टवर्दी पर्सन बिकॉज आई नो यू आर अ फेक ट्रस्टवर्दी पर्सन। पाउटिंग। युवान गार्ड को देखता है तो 2 गार्ड आकर उस वेटर को लेकर चले जाते हैं। युवान अपना फ़ोन निकालता है और यश को कॉल करके कहता है, यश तू सुबह बेंगलुरु चले जाना, अभी तू विद्या, पूजा और अमायरा को लेकर घर जा। यश सामने से सवाल करता है, लेकिन क्यों, और तू कहाँ जा रहा है। युवान कहता है, बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, लेट घर आऊंगा। युवान इससे आगे बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अपनी कार में बैठकर अपनी कार को तेजी से सड़कों में दौड़ाने लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डेविल परी जी, आपकी प्रोफाइल वाली कविता मुझे बहुत पसंद आई। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि कुछ चीज़ों को पाने के खातिर सब कुछ छूट चुका है, लेकिन वक्त के साथ समझ में आता है यही तो जिंदगी। जब आप जिंदगी में खुश होंगे तो वक्त हवा के झोंके की तरह गुजर जाएगा, और जब आप दुखी हो या मुसीबत में हो तो वक्त बिल्कुल उस ठहरे पानी की तरह हो जाता है जो एक जगह रहते हुए खुद तो सड़ता ही है, साथ में अपने नीचे जमीन को भी बर्बाद कर देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपकी कविता मुझे पसंद आई, ऐसा लगा मानो किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कविता लिखी हो। वेल डन। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके लिखने का अंदाज बहुत अलग है। आप अपनी पोएट्री में इतनी समझदारी और नजाकत के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करती हो कि हर पंक्ति एक कहानी सुनाती है। और मुझे ये पूछना था कि डेविल परी जी, आपकी प्रोफाइल पर जो पिक्चर है वो आपकी है तो बहन आप बहुत खूबसूरत हो। चैप्टर 40। युवान रायचंद, अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लो, वरना एक बार अगर वो मेरी नज़र में आ गई तो जान ले लूंगा मैं उसकी। अब तक आपने पढ़ा। युवान कहता है, बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, लेट घर आऊंगा। युवान इससे आगे बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अपनी कार में बैठकर अपनी कार को तेजी से सड़कों में दौड़ाने लगता है। अब आगे। यश अपने फ़ोन में युवान कहता है, लेकिन युवान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में डालते हुए सामने देखता है। अमायरा, पूजा और विद्या तीनों तरह तरह मुंह बनाते हुए सेल्फी क्लिक कर रही थी। तीनों साथ में बहुत खुश थी, जिन्हें देखकर यश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। स्माइल। पूजा की नज़र यश पर जाती है तो वो यश के पास आते हुए कहती है, यश तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, इसलिए तुम चले, मैं युवान के साथ चली जाऊंगी। यश पूजा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, मम मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। पूजा कहती है, लगता है मार खाए बहुत दिन हो गए हैं, चुपचाप जाओ, मैं युवान के साथ चली जाऊंगी, समझे। यश पूजा को देखकर कहता है, भड़क क्यों रही हो यार, युवान नहीं आ रहा है, उसे कुछ काम था इसलिए उसने कहा कि मैं तुम त्रिदेवियों को लेकर घर चला जाऊं। विद्या भी यश की बात सुन लेती है और धीरे से कहती है, थैंक यू गॉड जी कि युवान लेट घर आएगा, वरना उसके सवालों का जवाब देना पड़ता मुझे। बच गई। यश तीनों त्रिदेवियों को लेकर घर चला जाता है। युवान एक रूम में बैठा हुआ था और सामने ही वो वेटर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। युवान के चारों तरफ उसके गार्ड मौजूद थे। युवान कहता है, किससे बात की थी आखिरी बार तुमने, और किसे भेजा था तुमने सीसीटीवी फुटेज, बोलो। वो वेटर दर्द से कराहते हुए कहता है, बताता हूँ, पहले पानी दे दो। युवान गार्ड को देखता है तो एक गार्ड बिल्कुल बर्फ वाला पानी उस वेटर पर फेंक देता है। वेटर अचानक से सहने लगता है और युवान की गहरी आंखों को देखकर डरते हुए कहता है, आर्यन शेखावत को भेजा था। युवान का चेहरा डार्क हो जाता है और वो बस इतना ही कहता है, इसे छोड़ दो। युवान बाहर आता है और नवीन को कॉल करता है। नवीन 2 से 3 रिंग में ही कॉल उठा लेता है तो युवान जल्दी से कहता है, पता करो कि आर्यन शेखावत वापस आ गया है क्या। युवान ने इतना ही कहा था कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। युवान नवीन को उसका काम बताने के बाद कॉल रिसीव करता है तो सामने से एक शैतानी हंसी हंसने की आवाज़ आती है।
युवान स्मर्क करते हुए कहता है, बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार करना बंद नहीं करोगे ना तुम। सामने से आवाज आती है, चक चक चुप पीछ। एक दिल टूटने के बाद 8 साल बाद उस पर कोई राज कर रहा है। सोचो उस रानी को ही अगर मैं अपने कब्जे में कर लूं तो क्या होगा। युवान कहता है, हिम्मत है तो सामने आके लड़ो अपने बाप की तरह, बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हो। युवान अब स्मर्क करते हुए कहता है, उप्स मैं तो भूल ही गया था कि शेखावत के तो खून में ही है पीठ पीछे वार करना। सामने से आर्यन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरे बाप की हालत तेरी माँ की वजह से हुई थी, जिसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। युवान भी उसी टोन में कहता है, अपनी बाप के गंदे कारनामों में मेरी मॉम का नाम घसीटने की कोशिश भी मत करना, वरना जो सालों पहले तेरे बाप हंस किया उससे भी बुरा हाल तेरा करूंगा। आर्यन भी सामने से गुस्से में ही कहता है, देखते हैं इस बार की जंग में कौन जीतता है, तुम्हें हराने में मजा आएगा। युवान, रायचंद अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लो, वरना एक बार अगर वो मेरी नज़र में आ गई तो जान ले लूंगा मैं उसकी। युवान कहता है, विद्या को छूने की भी कोशिश की ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। युवान कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, तभी नवीन का कॉल आता है। युवान कॉल पिक करते हुए कहता है, हम बोलो। नवीन जल्दी से कहता है, बॉस कोई अपडेट नहीं है। 2 साल पहले आर्यन शेखावत को जॉर्डन में देखा गया था, उसके बाद से उसकी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता है। युवान कहता है, ठीक है नज़र रखो। युवान कॉल डिस्कनेक्ट करके अपनी कार में बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने एक कार घिसकते हुए खाई में गिर जाती है। युवान झटके से अपनी आंखें खोलता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। युवान गहरी गहरी सांसें लेता है और घर के लिए निकल जाता है। युवान रायचंद मेंशन पहुंचता है और अपने नानी माँ के रूम में जाता है, लेकिन कुमुदिनी जी और रघबीर जी गहरी नींद में सो रहे थे तो युवान धीरे से उनके रूम का दूर बंद करता है और अपने रूम में चला जाता है। युवान अपने रूम में जाता है और सीधे वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। युवान के सिर से पानी होते हुए उसके कपड़ों को भीगा रहा था। करीब आधे घंटे हॉट शावर लेने के बाद युवान नॉर्मल सी टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर बाहर आता है। युवान की नज़र बेड पर सो रही विद्या पर पड़ती है तो युवान विद्या के बगल में जाकर लेट जाता है और विद्या के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगली से उसके कान के पीछे टक करते हुए अपने लिबों को विद्या के माथे पर रख देता है। युवान विद्या के माथे को शिद्दत के साथ चूम लेता है और फिर विद्या के हाथ को पकड़कर अपने हाथों में लेकर प्यार से चूमते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। अगर किसी ने भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो मौत से बदतर उसकी जिंदगी बना दूंगा। युवान विद्या को कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है, मानो अगर युवान ने विद्या को छोड़ा तो विद्या गायब हो जाएगी। युवान विद्या के चेहरे को निहारते हुए ही सो जाता है। अगली सुबह विद्या की नींद खुलती है तो उसे अपना जिस्म किसी की कैद में महसूस होता है। विद्या अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। युवान अभी भी विद्या को कसकर पकड़े हुए था। विद्या युवान की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन युवान की पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं था। विद्या युवान को मन में सगुन के 101 गालियां देते हुए घूरने लगती है और बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो युवान को उठाते हुए कहती, युवान छोड़ो ना मुझे। युवान धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे तारांकन मांगने का तारांकन का मतलब बताओ। विद्या की आंखें हैरानी फ्लश्ड से बड़ी हो जाती है और वो युवान को देखकर कहती है, तुम्हारी सुई वहीं क्यों अटक गई है, रात बीतकर सुबह हो गई है लेकिन तुम हो कि उसी वर्ड को पकड़कर बैठे हो। युवान कहता है, हाँ तो मतलब बता दो, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। विद्या बेचारगी से युवान को देखती है और प्लीज वाला फेस बनाते हुए कहती है, छोड़ दो ना प्लीज, मुझे ऑफिस वर्क भी सबमिट करना है। युवान विद्या को देखकर कहता है, हाँ तो मैंने कौन सा रोक रखा है, मतलब बता दो, फिर चली जाना, जो जो करना है वो करने। विद्या धीरे से कहती है, उस वर्ड का मतलब बताती हूँ। युवान विद्या को देखने लगता है तो विद्या युवान को देखने लगती है। विद्या युवान को गुदगुदी करने लगती है, टीयर्स ऑफ जॉय है, जिससे युवान की पकड़ विद्या पर ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर विद्या वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहती है, गूगल कर लो। युवान विद्या को देखकर स्माइल करते हुए नामे सिर हिलाता है। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। शरद जी और मनिका जी, रिया जी और दीप जी सब वापस लंदन जा रहे थे। यश भी बंगलो जा चुका था। युवान ऑफिस जा चुका था और अमायरा भी कॉलेज जा चुकी थी। विद्या अपने ऑफिस के काम में लगी हुई थी, इसलिए वो रूम में ही थी। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और एक मेड दौड़ते हुए विद्या के रूम में घुस जाती है और कहती है, बड़ी माँ हम गार्डन में गिर गई हैं। विद्या चौंकते हुए कहती है, वो डॉक्टर को कॉल किया। विद्या दौड़ते हुए कुमुदिनी जी के रूम में जाती है। कुमुदिनी जी के पैर से खून बह रहा था। विद्या जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आती है और उनके पैर पर बैंडेज लगा देती है। इतने में डॉक्टर भी आ जाते हैं, जो पैर को देखकर कहते हैं, को थोड़ी सी सूजन ही आई है, 1-2 वीक में ठीक हो जाएगी।
विद्या कहती है डॉक्टर मेडिसिन। डॉक्टर विद्या को देखकर कहते हैं फिलहाल आप इन्हें एंटी स्वेलिंग टी सूजन कम करने की चाय पिला दीजिए, मैं मेडिसिन भिजवा दूंगा। अब तक युवान और रघुबीर जी भी आ चुके थे। विद्या कुमुदिनी जी के लिए चाय बना रही थी। विद्या चाय बनाकर लाती है तो देखती है कि कुमुदिनी जी के बाईं तरफ युवान बैठा है और उसके हाथ में फ्रूट है जिसे वो कुमुदिनी जी को खिलाते हुए रघुबीर जी को डांट रहा है, और रघुबीर जी कुमुदिनी जी के दाईं तरफ बैठे हुए थे और वो भी कुमुदिनी जी को फ्रूट्स खिलाते हुए युवान को सुना रहे थे। युवान कुमुदिनी जी को संतरा खिलाते हुए कहता है नानू आप तो बोलिए ही मत, हमेशा आप नानी माँ को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। रघुबीर जी कुमुदिनी जी को अंगूर खिलाते हुए कहते हैं तुम्हें अगर अपनी नानी माँ की इतनी ही फिक्र है तो ऑफिस क्यों गए थे, घर पर ही रहते। पता है ना कुमुद को मॉनसून सिकनेस है, फिर भी तुम उन्हें छोड़कर चले गए, तुम मेरे जाने के बाद गए थे ना। युवान कुमुदिनी जी को एप्पल का पीस खिलाते हुए कहता है वह नानू वह अपनी गलती दूसरों पर थोपना तो कोई आपसे सीखे, आपके लिए नानी माँ से ज़्यादा वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इम्पॉर्टेंट थी जो नानी माँ को बुखार में ही अकेले छोड़कर चले गए। रघुबीर जी युवान को घूरते हुए कुमुदिनी जी के मुंह में चेरी डालते हुए कहते हैं कि युवान तुम तो चुप ही रहो, मेरी बीवी के कान भरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। युवान कुमुदिनी जी को फ्रूट खिलाते हुए कहता है मैं कान नहीं भर रहा, जो सच है वही कह रहा हूँ। रघुबीर जी युवान को घूरते हुए कुमुदिनी जी को खिलाते हैं और दोनों बहस करने लगते हैं। कुमुदिनी जी तो बेचारी चबा भी नहीं पा रही थी और दोनों मिलकर उनके मुंह में फ्रूट्स के ऊपर फ्रूट्स डालते जा रहे थे, और उनकी बहस ऐसी लग रही थी मानो कोर्टरूम में दो वकील कोई केस लड़ रहे हों। विद्या दोनों को चुप कराने के लिए चिल्लाते हुए कहती है बस कीजिए आप दोनों, देखिए तो नानी माँ बेचारी ना ढंग से चबा पा रही है और ना ही निगल पा रही है। विद्या की आवाज़ सुनकर युवान और रघुबीर जी विद्या को देखने लगते हैं। विद्या चाय की ट्रे टेबल पर रखती है और एक प्लेट लाकर कुमुदिनी जी को सारे फ्रूट्स उगलने के लिए कहती है और टिश्यू पेपर से कुमुदिनी जी के फेस को साफ करते हुए कहती है नानू युवान आप दोनों क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। कुमुदिनी जी भी रघुबीर जी और युवान को गुस्से से घूरते हुए कहती है वैसे तो आप दोनों में से किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मुझे छोटी सी खरोंच भी आ जाती है आप दोनों आ जाते हैं मुझ पर हक जताने। जाए यहाँ से, मुझे आप दोनों में से किसी से बात नहीं करनी है, मेरी विद्या मेरे पास है, निकल जाए आप दोनों मेरे रूम से। युवान कहता है लेकिन नानी माँ मैं तो। कुमुदिनी जी युवान को घूरते हुए कहती है तुम तो कुछ बोलो ही मत, कहा था ना कि आज ऑफिस मत जाओ, लेकिन नहीं किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। रघुबीर जी युवान को डांट खाते देखकर स्माइल कर रहे थे। कुमुदिनी जी उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहती है आप क्यों अपने दांत दिखा रहे हैं, आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। चैरिटी करना अच्छी बात है, लेकिन घर में बीमार बीवी को छोड़कर कौन जाता है। अब युवान और रघुबीर जी दोनों एक साथ सॉरी कहते हैं तो कुमुदिनी जी विद्या को देखकर कहती है विद्या कह दो इन दोनों को मेरे रूम से निकल जाए, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। युवान और रघुबीर जी जल्दी से रूम से निकलते हुए कहते हैं आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। विद्या कुमुदिनी जी को चाय पीने के लिए देती है। बाहर में युवान और रघुबीर जी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। रघुबीर जी कहते हैं कुमुद तो नाराज हो गई। युवान कहता है हाँ आपकी वजह से मुझसे भी नाराज हो गई हैं। रघुबीर जी युवान को घूरते हैं तो युवान कहता है मेरे पास एक आइडिया है, नानी माँ तो तुरंत अपनी नाराजगी भूल जाएंगी। रघुबीर जी पूछते हैं क्या आइडिया है। युवान प्राउडली कहता है स्पेशल डिनर फॉर माय ब्यूटीफुल नानी माँ। युवान रघुबीर जी का मजाक उड़ाते हुए कहता है चुप चुप चक, अफसोस मिस्टर रघुबीर रायचंद आपको खाना बनाना नहीं आता है। युवान रघुबीर जी का मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए किचन की तरफ चला जाता है तो रघुबीर जी गुस्से से पिलो को युवान की तरफ फेंकते हुए कहते हैं इसकी तो खैर कुमुद को मनाने के लिए क्या करूं। रघुबीर जी बहुत देर सोचने के बाद कहते हैं मिल गया आइडिया। रघुबीर जी अपना फोन निकालते हैं और स्माइल करते हुए किसी से बातें करने लगते हैं। तो देखते हैं कि युवान और रघुबीर जी कुमुदिनी जी को कैसे मनाते हैं।